कल्पना कीजिए कि रात के करीब 2 बज रहे हैं। एक बहुत ही असंतुष्ट ग्राहक किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाता है और एक एक बेहद गुस्से भरा ईमेल टाइप करता है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता ही है। बिल्कुल। वो लिखता है कि उसके खाते से गलत तरीके से पैसे काट लिए गए हैं। वो तुरंत रिफंड की मांग कर रहा है और सोशल मीडिया पर कंप्लेन करने की धमकी भी दे रहा है। जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बुरा सपना है। सही कहा। अब अगर हम एक सामान्य दुनिया की बात करें तो ये ईमेल सुबह तक बस इनबॉक्स में पड़ा रहेगा। फिर कोई कर्मचारी ऑफिस आएगा, उसे पढ़ेगा, थोड़ा घबराएगा, फिर वो बिलिंग सिस्टम में लॉगिन करेगा। पॉलिसी चेक करेगा। हाँ, पॉलिसी चेक करेगा और शायद दोपहर तक जाकर कोई जवाब देगा। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस तकनीकी बदलाव पर बात करने वाले हैं, उसमें स्थिति बिल्कुल अलग है। बहुत अलग है। सुबह होने तक उस ईमेल का न सिर्फ विनम्रता से जवाब दिया जा चुका होता है, बल्कि रिफंड भी इनिशिएट हो चुका होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री हो चुकी होती है और सपोर्ट टीम के डैशबोर्ड पर एक समरी भी अपडेट हो चुकी होती है। और मजे की बात यह है कि ये सब किसी भी इंसान के जागने से पहले ही पूरा हो जाता है। बिल्कुल। मतलब तकनीक की दुनिया में अक्सर जब भी ऑटोमेशन का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में एक चाबी वाले खिलौने की तस्वीर उभरती है ना, जो सिर्फ एक तय रास्ते पर चलता है। जिसे हम ट्रेडिशनल ऑटोमेशन कहते हैं। सही। लेकिन आज हम जिस विषय पर गहराई से उतरने वाले हैं, जो हमारे रिसर्च नोट्स का आधार है, वो उस चाबी वाले खिलौने को हटाकर एक ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार खड़ी कर देता है जो खुद अपना रास्ता तय कर सकती है। ये एक बहुत ही सटीक और मैं कहूंगा कि बहुत ही शक्तिशाली एनालॉजी है। हम वास्तव में डिजिटल दुनिया के एक बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी मोड़ पर खड़े हैं। हम्म। आज की इस चर्चा का आधार हमारे पास मौजूद वो सारे रिसर्च नोट्स हैं जो एनएन नामक एक प्लेटफॉर्म और एआई एजेंट्स के गठजोड़ का विश्लेषण करते हैं। जी। इन दोनों का ये जो मिलन है, ये सिर्फ काम को तेज करने के बारे में नहीं है। ये ऑटोमेशन के पूरे पैराडाइम को बदल रहा है। पैराडाइम को बदल रहा है, मतलब थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखो, हम टास्क एग्जीक्यूशन यानी केवल दिए गए काम को पूरा करने वाले डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं। जी। और हम इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग मतलब बुद्धिमानी और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर निर्णय लेने वाले प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स की ओर छलांग लगा रहे हैं। एकदम सही प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स की तरफ, जहां आउटकम पहले से 100% फिक्स नहीं होता, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से तय होता है। और सुनने वालों के लिए बता दूं, यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन भी है। हमें इस जटिल तकनीकी बदलाव को डिकोड करना है। बिल्कुल। शुरू करते हैं। हाँ, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम एआई के दिमाग या उसकी सोचने की क्षमता पर आएं, जी। मुझे लगता है हमें उस नर्वस सिस्टम को समझना होगा जो इन सभी अलग-अलग डिजिटल अंगों को आपस में जोड़ता है। सही पॉइंट है। इस नर्वस सिस्टम का नाम है N8N। रिसर्च के अनुसार N8N एक ओपन सोर्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। अब जो लोग रोजमर्रा में कोडिंग नहीं करते, उनके लिए थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकली हैवी लग सकता है शुरू में। तो क्या हम N8N को एक डिजिटल ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह देख सकते हैं, जो बस डेटा को बता रहा है कि भाई तुम इधर जाओ और तुम उधर जाओ? मैं कहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस वाला रूपक आंशिक रूप से सही है, लेकिन ये N8N की पूरी क्षमता को नहीं दर्शाता। अच्छा, तो फिर सही रूपक क्या होगा? देखो, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ गाड़ियों को दिशा दिखाती है ना? वो गाड़ियों के अंदर रखे सामान को तो नहीं बदलती। हाँ, वो तो बस रास्ता बताती है। बिल्कुल। N8N को एक ऐसे स्मार्ट रेलवे जंक्शन की तरह देखना ज्यादा सही होगा, जहां पटरियां, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में नोड्स कहते हैं, वो न सिर्फ ट्रेन की दिशा तय करती हैं, बल्कि रास्ते में ट्रेन के डिब्बों में रखा माल भी बदल देती हैं। एक सेकंड, माल बदल देती है? इसका तकनीकी मतलब क्या हुआ? क्या क्या डेटा का स्वरूप ही बदल जाता है? बिल्कुल। आज के समय में हर सॉफ्टवेयर अलग भाषा बोलता है। मान लीजिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से किसी ग्राहक का डेटा आ रहा है। ठीक है। और उसे कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाना है। अब दिक्कत यह है कि दोनों सॉफ्टवेयर्स का डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। हाँ, वो आपस में सीधे बात नहीं कर सकते। एकदम सही। तो N8N यहां बीच में आकर एक डिजिटल हैंडशेक करवाता है, जिसे हम API कॉल कहते हैं। हम्म। ये एक विजुअल वर्कफ्लो के जरिए काम करता है। स्क्रीन पर एक कैनवास होता है, जहां डेवलपर्स अलग-अलग ऐप्स की नोट्स को बस खींच कर लाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उन्हें तारों से जोड़ देते हैं।
जब डेटा एक नोड से दूसरे नोड में जाता है तो N8N उस डेटा को पार्स करता है, पार्स करता है। मतलब उसे पढ़ता है, उसे जेसन फॉर्मेट में बदलता है और उसे उस सटीक रूप में ढाल देता है जिसे वो अगला सॉफ्टवेयर आसानी से समझ सके। अरे वाह, और वो भी बिना भारी भरकम कोड लिखे। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है। बाजार में ऐसे कई अन्य टूल्स भी तो मौजूद हैं, जैसे ज़ेपियर हो गया या मेक हो गया, हाँ, बहुत सारे हैं। जो सालों से इन ऐप्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपने खुद के डेवलपर्स से कोई कस्टम पाइथन स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखवा लेती? N8N में ऐसा क्या अलग है जो टेक कम्युनिटीज की तरफ इतनी आकर्षित हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है इसका आर्किटेक्चर और इसका ओपन सोर्स होना। ओपन सोर्स होना। हाँ, जो पारंपरिक टूल्स हैं जिनकी आपने बात की, वे आमतौर पर एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। वे क्लाउड पर होस्ट होते हैं। ठीक है। अब सोचिए, अगर उनका सर्वर डाउन हुआ तो आपका पूरा ऑटोमेशन रुक जाएगा। वो तो है, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता उस पे। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आपको किसी ऐसे पुराने इन हाउस सॉफ्टवेयर को जोड़ना है जिसका प्लगइन वहां मौजूद ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप फंस गए। समझ रही हूँ। लेकिन N8N ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि इसका जो मूल कोड है वो डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है। वो इसे अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब वो खुद के कस्टम नोड्स बना सकते हैं। एग्जैक्टली, वे कस्टम नोड्स बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कंपनियों को पसंद आती है, मान लीजिए कोई अस्पताल है या बैंक है जिनके पास बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। हाँ, वो अपना संवेदनशील डेटा किसी बाहरी सर्वर पर नहीं भेजना चाहते, तो वे N8N को अपने ही सुरक्षित सर्वर्स पर सेल्फ होस्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोल वाला जो पहलू है, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज के डेटा प्राइवेसी वाले युग में। बिल्कुल, सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। तो अब हमारे पास N8N के रूप में एक बहुत ही शानदार, कस्टमाइज होने वाला और डेटा को ट्रांसफॉर्म करने वाला रेलवे नेटवर्क तैयार है। हाँ, पटरियां बीत चुकी हैं। अब इस नेटवर्क पर अगर हम एक ऐसा ड्राइवर बिठा दें जो सिर्फ सिग्नल नहीं देखता, बल्कि खुद सोच समझकर रास्ते भी बदल सकता है, तो यही एंट्री होती है AI एजेंट्स की। बिल्कुल सही, यही असली गेम चेंजर है। हमारे रिसर्च नोट्स बताते हैं कि AI एजेंट्स ऐसे सिस्टम हैं जो जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के आधार पर खुद काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं इस बात को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। बताइए। आमतौर पर जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो वो अगर X होता है तो Y करो, मतलब इफ देन दैट के सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, जो ट्रेडिशनल तरीका है। तो क्या एक AI एजेंट सच में सोच रहा है, या वो सिर्फ एक बहुत ही फैंसी और कॉम्प्लेक्स इफ देन रूल है जिसके पीछे बस हजारों लाइन का कोड छिपा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और मैं कहूंगा कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स के बीच के उस बुनियादी अंतर को समझना होगा जो आपने शुरुआत में बताया था। हाँ, एक पारंपरिक इफ देन रूल जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। उसका परिणाम पहले से तय होता है। ठीक है। मान लीजिए आपने सिस्टम में नियम सेट किया है, अगर किसी इनकमिंग ईमेल में रिफंड या कैंसिल शब्द हो तो उस ईमेल को तुरंत कस्टमर सपोर्ट टीम के फोल्डर में डाल दो। ठीक है। और मान लीजिए कि ग्राहक ने कुछ और ही लिखा हो, जैसे मुझे आपकी सर्विस इतनी पसंद आई कि मैं अपनी पुरानी कंपनी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके आपके पास आ रहा हूं, मुझे कोई रिफंड नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो वो पुराना सिस्टम क्या करेगा इस ईमेल के साथ? पुराना सिस्टम बस अपने कीवर्ड्स देखेगा, कैंसिल और रिफंड, और बिना सोचे समझे उस खुश ग्राहक के ईमेल को भी शिकायतों वाले फोल्डर में डाल देगा। क्योंकि उसे संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आता। एकदम सही, उसे भाषा की समझ नहीं है। और यहीं पर AI एजेंट्स तस्वीर को पूरी तरह से बदल देते हैं। कैसे? क्योंकि AI एजेंट्स प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। वे OpenAI के GPT या एंथ्रोपिक के क्लॉड जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs द्वारा संचालित होते हैं। जब वो ईमेल AI एजेंट के पास आता है तो वो केवल कीवर्ड्स नहीं खोजता, वो उस पूरी प्राकृतिक भाषा को, नेचुरल लैंग्वेज को पढ़ता है, शब्दों के बीच के संबंधों का गणितीय विश्लेषण करता है और उसका इरादा या इंटेंट निकालता है। अच्छा, मतलब वो समझ जाता है कि ग्राहक खुश है और वास्तव में अपग्रेड करना चाहता है, शिकायत नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो इंटेंट समझ लेता है। तो इसका मतलब है कि हम सिस्टम को कोई सख्त नियम नहीं दे रहे, हम उसे सिर्फ एक अंतिम लक्ष्य दे रहे हैं। सटीक। आप AI एजेंट को ये नहीं बताते कि कदम A उठाओ फिर कदम B उठाओ, आप उसे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट जैसे कि? जैसे आप उसे बताते हैं, तुम एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो,
तुम्हारा लक्ष्य ग्राहकों की मदद करना और लीड्स को सही जगह भेजना है। बस इतना ही? हाँ, अब वो एजेंट उस ईमेल को पढ़ेगा और खुद रन टाइम में ये फैसला करेगा कि इस ईमेल को सपोर्ट टीम के बजाय सीधे सेल्स टीम के टॉप मैनेजर को भेजा जाना चाहिए। अरे वाह! और सोचिए, ये काम पहले केवल एक इंसान ही कर सकता था। ये तो बिल्कुल एक अत्यधिक कुशल वर्चुअल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह हो गया। बिल्कुल वैसा ही है, मतलब एक ऐसा असिस्टेंट जो सिर्फ इनबॉक्स खोल के चिट्ठियां अलग-अलग ट्रे में नहीं रखता, बल्कि उसे पढ़ता है। हाँ, बल्कि ये भी तय करता है कि कौन सी चिट्ठी का क्या जवाब देना है, उसे किस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में अपडेट करना है और क्या वो काम इतना क्रिटिकल है कि उसके लिए तुरंत बॉस को स्लैक पे मैसेज किया जाए। एकदम सही एनालॉजी है। अब मुझे ये समझने में सच में बहुत दिलचस्पी है कि ये दोनों यानी N8N का वो जो नर्वस सिस्टम है और AI का ये सोचने वाला दिमाग, ये एक साथ जुड़कर असल दुनिया में काम कैसे करते हैं। इस जुगलबंदी का मैकेनिज्म बहुत ही दिलचस्प है। N8N के अंदर एक AI एजेंट को वर्कफ्लो कैनवस पर एक विशेष प्रकार के एडवांस नोट्स के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, एक एडवांस नोट और इसके साथ कई टूल्स जोड़े जा सकते हैं। हाँ, टूल्स। यहाँ टूल्स से आपका क्या मतलब है? टूल्स का मतलब है अन्य एप्लीकेशंस तक पहुंचने की चाबी। अच्छा। चलिए, हमारे रिसर्च नोट्स में दिए गए एक टिपिकल कस्टमर सपोर्ट वर्कफ्लो का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, उससे समझना आसान होगा। मान लीजिए एक ग्राहक वेबसाइट के चैटबॉट पर आकर लिखता है, मेरा पिछले महीने का बिल हमेशा से 30% ज्यादा आया है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले ये मैसेज उस चैटबॉट से निकलेगा। हाँ, चैटबॉट एक वेबहुक के जरिए एक जेसन पेलोड N8N को भेजेगा। N8N इस मैसेज को पकड़ेगा और सीधे उस AI एजेंट वाले नोट को सौंप देगा। लेकिन एक सेकंड, अब AI एजेंट के पास सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज है। हाँ, उसे तो नहीं पता कि वो ग्राहक कौन है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और उसका बिल असल में कितना आया है। बिल्कुल। और यहीं से तो जादू शुरू होता है। अच्छा? AI एजेंट उस टेक्स्ट का विश्लेषण करके समझता है कि उसे इस सवाल का जवाब देने के लिए पिछले महीने के बिलिंग डेटा की जरूरत है। अब चूंकि N8N ने AI एजेंट को डेटाबेस का टूल पहले से दिया हुआ है, तो AI एजेंट खुद उस डेटा को मांगेगा। हाँ, तो AI एजेंट N8N को निर्देश देगा, मुझे इस यूजर आईडी का पिछले 2 महीनों का डेटा ला कर दो। यानी AI खुद N8N को काम पर लगा रहा है, वो रिवर्स में कमांड दे रहा है। बिल्कुल। N8N तुरंत एक पोस्टग्रेस डेटाबेस या मान लीजिए स्ट्राइप API को हिट करेगा, वहां से बिलिंग की कच्ची जानकारी निकालेगा और उसे वापस AI एजेंट के कॉन्टेक्स्ट विंडो में डाल देगा। और फिर AI उस डेटा को पढ़ेगा। हाँ, वो उसे पढ़ेगा, दोनों महीनों की तुलना करेगा और उसे समझ आ जाएगा कि बिल इसलिए ज्यादा है क्योंकि ग्राहक ने गलती से कोई प्रीमियम एड ऑन सर्विस चालू कर ली थी। अरे वाह! इसके बाद AI एक बेहद सटीक सहानुभूतिपूर्ण जवाब तैयार करेगा और फिर वो वापस N8N को निर्देश देगा कि इस जवाब को चैटबॉट के जरिए ग्राहक को भेज दो और साथ ही इस पूरी घटना का एक टिकट ज़ेनडेस्क में बना दो। मतलब ये पूरी प्रक्रिया बैकएंड में डेटाबेस क्वेरी करने से लेकर इंसानों जैसी भाषा में जवाब जनरेट करने तक शायद कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो गई होगी। हाँ, पलक झपकते ही। ये उन जटिल प्रक्रियाओं को स्वचालित कर रहा है जहां पहले ह्यूमन जजमेंट या इंसानी फैसले की सख्त जरूरत होती थी। बिल्कुल। मतलब सोचिए ना, एक इंसान को पहले टिकट पढ़ना पड़ता, फिर डेटाबेस लॉगिन करना पड़ता, दोनों महीनों के बिलों को आंखों से मिलाकर अंतर खोजना पड़ता और फिर जाके एक संतुलित जवाब टाइप करना पड़ता। और इंसान से इस पूरी प्रक्रिया में गलती होने की संभावना भी तो रहती है। टाइपो हो सकता है, डेटा देखने में चूक हो सकती है। हाँ, थकावट भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। AI और N8N का ये कॉम्बिनेशन न केवल स्पीड बढ़ाता है बल्कि एक्यूरेसी को भी कई गुना कर देता है। ये सिद्धांत समझने में तो सच में बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन व्यावसायिक दुनिया में कोई भी तकनीक तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक कि वह जमीन पर असली समस्याएं न सुलझाए। 100% सहमत हूँ। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें इसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों यानी इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस का भी जिक्र है। हाँ, कई यूज केसेस दिए गए हैं। सपोर्ट ऑटोमेशन की तो हमने अभी बात की, लेकिन एक और क्षेत्र जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है बिजनेस प्रोसेस और इनवॉइस प्रोसेसिंग का। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कंपनियों के लिए। हाँ, हम सभी जानते हैं कि फाइनेंस टीमों का कितना सारा समय सिर्फ PDF बिलों को देखकर डेटा एक्सेल में टाइप करने में चला जाता है। N8N और AI इस समस्या को कैसे सुलझाते हैं? इनवॉइस प्रोसेसिंग इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में बदलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जो किसी एक फॉर्मेट में नहीं है। बिल्कुल।
आमतौर पर बिल या इनवॉइस अलग-अलग फॉर्मेट में आते हैं। कोई पीडीएफ होता है, किसी की इमेज स्कैन की हुई होती है, सबके डिज़ाइन अलग होते हैं। हाँ, हर वेंडर का अपना एक अलग बिल का टेम्पलेट होता है। सही कहा। तो जब ऐसा कोई ईमेल आता है, तो एनेट सबसे पहले उस अटैचमेंट को डाउनलोड करता है, फिर वो उसे एक ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल या सीधे विजन क्षमता वाले किसी एलएलएम के पास भेज देता है। यानी एआई उस पीडीएफ को एक इंसान की तरह सच में देखता और पढ़ता है। एकदम सही। एआई उस पूरे बिल को स्कैन करके पढ़ता है और उसमें से वेंडर का नाम, इनवॉइस की तारीख, कुल रकम और टैक्स की रकम जैसे जीएसटी वगैरह इन जरूरी एंटिटीज को पहचान कर अलग कर लेता है। और ये तब भी काम करेगा जब हर बिल का डिजाइन अलग हो। हाँ, भले ही बिल का डिजाइन कैसा भी हो, एआई सिर्फ टेम्पलेट नहीं देखता, वो संदर्भ समझकर सही डेटा निकाल लेता है। अरे वाह। फिर N8N इस निकाले गए डेटा को एक साफ जेसन फॉर्मेट में पैक करता है और एक एपीआई कॉल के जरिए सीधे कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे जीरो हो गया या क्विक बुक्स हो गया, उसमें एक नई एंट्री बना देता है। बिल्कुल उसमें एंट्री बना देता है। जो काम एक अकाउंटेंट को शायद 10 मिनट लगते हैं, वाह। वो 10 सेकंड में बिना किसी टाइपिंग मिस्टेक के पूरा हो जाता है। यस, तो सच में बहुत बड़ी समय की बचत है। इसके अलावा रिसर्च में कंटेंट जनरेशन और डेटा रिपोर्टिंग का भी जिक्र है। हाँ, वो भी एक बहुत पावरफुल यूज केस है। जैसे कि एआई कई अलग-अलग सोर्सेस से, मान लीजिए सेल्स डेटाबेस से, मार्केटिंग टूल्स और फाइनेंस से डेटा इकट्ठा करके खुद उसका विश्लेषण कर सकता है और टीमों के लिए एक इंसाइटफुल समरी बनाकर स्लैक पे भेज सकता है। बिल्कुल, डेटा साइंटिस्ट वाला काम वो खुद कर लेता है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाना चाहूंगी। जी पूछिए। जब हम इतने सारे जटिल काम, जहां मशीनें खुद ब खुद दूसरी मशीनों से बात कर रही हैं, एपीआई कॉल्स कर रही हैं और फैसले भी ले रही हैं, तो क्या हम सिस्टम को बहुत ज्यादा जटिल और नाजुक यानी फ्रेजाइल नहीं बना रहे हैं? ये डर स्वाभाविक है। मतलब अगर एआई ने कुछ गलत समझ लिया या हैलुसिनेट कर गया, तो क्या ये नियंत्रण से बाहर होकर कंपनी का कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकता? ये तकनीकी आर्किटेक्चर को लेकर एक बहुत ही वाजिब चिंता है और सच कहूं तो कोई भी ऑटोमेशन रिस्क फ्री नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे थोड़ी गहराई से देखें तो ये सिस्टम वास्तव में लंबे समय में सिस्टमैटिक जटिलता को कम करते हैं। कम करते हैं? वो कैसे? देखो, जब इंसान दर्जनों अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स के बीच मैनुअल रूप से काम करते हैं, डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ह्यूमन एरर या थकावट के कारण गलतियां होने की दर बहुत अधिक होती है। वो तो है। N8N बिजनेस ऑपरेशंस में एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर लाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन लेयर, इससे आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तकनीक बैकग्राउंड में चली जाती है और कॉम्प्लेक्स काम को संभाल लेती है। आपको सिर्फ आउटपुट से मतलब होता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपने रिस्क की बात की, N8N में ह्यूमन इन द लूप का एक बहुत ही शानदार फीचर होता है। ह्यूमन इन द लूप यानी इंसान को बीच में रखना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर एआई किसी फैसले को लेकर 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, या मान लीजिए मामला किसी बहुत बड़ी रकम के रिफंड का है, जहां रिस्क ज्यादा है, हाँ, तो वर्कफ्लो वहीं रुक जाएगा। वो अपने आप कोई एक्शन नहीं लेगा। वो एक इंसान को स्लैक पर या ईमेल पर पिंग करेगा कि मैंने ये विश्लेषण किया है, ये डेटा है, क्या मैं इसे अप्रूव कर दूं? अच्छा, तो फाइनल डिसीजन इंसान का ही होगा। एकदम सही। जब वो इंसान मैन्युअली येस पर क्लिक करेगा, तभी N8N अगला कदम उठाएगा। ये सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जाल है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे होता यह है कि इंसानों को उन नीरस और रिपीटेटिव कामों से आज़ादी मिलती है और वे केवल वहीं अपना दिमाग लगाते हैं जहां वास्तव में स्ट्रैटेजी या क्रिएटिव सोच की जरूरत होती है। सेंस बनता है। तो अगर हम बाजार के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ढेरों रेडीमेड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, फिर भी डेवलपर्स और जो बड़ी एंटरप्राइज कंपनियां हैं, वो विशेष रूप से N8N और AI के इसी कॉम्बिनेशन की ओर क्यों जा रही हैं? इसके कुछ बहुत ही ठोस कारण हैं। हाँ, रिसर्च में इसके कुछ मुख्य फायदे बताए गए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम उनके पीछे के असल कारण को समझें। इसका सबसे बड़ा कारण स्केलेबिलिटी और कंट्रोल का एक परफेक्ट बैलेंस होना है। सबसे पहली बात तो है अत्यधिक फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। देखो, हर व्यापार का डीएनए अलग होता है। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का डेटा फ्लो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट या किसी हेल्थ केयर क्लिनिक से बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल, सबकी जरूरतें अलग होती हैं। जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको एक तय ढांचे में काम करने को मजबूर करते हैं, लेकिन N8N एक कोरे कैनवस की तरह है, जिसे आप कैसे भी पेंट कर सकते हैं। हाँ,
इसे किसी भी व्यापार की अनोखी और जटिल लॉजिक के हिसाब से आसानी से ढाला जा सकता है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, इसके ओपन सोर्स होने के कारण इसमें डेटा प्राइवेसी का पूरा कंट्रोल रहता है। बिल्कुल, ओपन सोर्स कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है। जब आप अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी चीज को होस्ट करते हैं, तो आपका डेटा कभी भी आपके प्राइवेट नेटवर्क से बाहर नहीं जाता। जो कि बड़े बैंकों या अस्पतालों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कंप्लायंस और सुरक्षा के नजरिए से ये बड़े संस्थानों के लिए एक नॉन नेगोशिएबल शर्त होती है। इसके अलावा एआई संचालित निर्णय क्षमता, जिसकी हमने अभी बात की, इसकी वजह से अब सिस्टम सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स को इधर-उधर करने का काम नहीं करते, बल्कि वे डेटा को समझकर काम करते हैं। डेटा को सच में प्रोसेस करते हैं। और अंत में इसकी सैकड़ों एक्सटर्नल टूल्स के साथ जुड़ने की जो क्षमता है, लेगेसी सिस्टम्स यानी जो 15-20 साल पुराने डेटाबेसेस हैं, उनसे लेकर आज के अत्याधुनिक क्लाउड एप्लीकेशंस तक, NATN इन सब के भी एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का काम करता है। सच कहूं तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो सुनने वालों के लिए पूरी तस्वीर क्या बनती है? मैं कहूंगा कि तस्वीर बहुत साफ है। तस्वीर ये बनती है कि NATN और AI एजेंट्स का ये जो गठजोड़ है, ये डिजिटल प्रोडक्टिविटी के उपकरणों का अगला बहुत बड़ा चरण है। एकदम सही। हम केवल काम निपटाने वाले युग से अब बाहर आ चुके हैं। अब हम ऐसे एडेप्टिव सिस्टम्स बना रहे हैं जो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं, डेटा के बीच के संबंध समझ सकते हैं और खुद फैसले भी ले सकते हैं। और यहाँ एक बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तकनीक सिर्फ सिलिकॉन वैली की बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित रहने वाली नहीं है। मतलब ये आम लोगों तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल। रोजमर्रा के काम करने वाले किसी भी पेशेवर के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमारे दिन भर के काम में ऐसे ढेरों टास्क होते हैं जिनमें थोड़े से दिमाग या किसी सूक्ष्म फैसले की जरूरत होती है। जैसे कि ईमेल्स को प्रायोरिटी के आधार पर छांटना। हाँ, या फिर अलग-अलग स्प्रेडशीट से डेटा मिलाकर कोई निष्कर्ष निकालना, या ग्राहकों के सामान्य लेकिन थोड़े घुमावदार सवालों के जवाब देना, जिन्हें कल तक ऑटोमेट करना असंभव माना जाता था क्योंकि उनमें एक इंसानी समझ की जरूरत थी। आज वे सारे टास्क इन सिस्टम्स के जरिए बहुत ही सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है यहीं से हमें उस बड़े बदलाव की आहट सुनाई देती है जो हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। बिल्कुल बदलने वाला है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि ऑटोमेशन अब एक चाबी वाले खिलौने से एक सेल्फ ड्राइविंग कार बन गया है। अब चूंकि NATN जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स इस शक्तिशाली और जटिल तकनीक को हर किसी के लिए सुलभ बना रहे हैं, डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, तो जरा भविष्य की एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर होगी वो। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि केवल बड़े कॉरपोरेशंस के पास ही ऑटोमेशन की ताकत होगी, बल्कि बहुत मुमकिन है कि हर पेशेवर, हर आम इंसान के पास अपनी खुद की पर्सनल AI एजेंट्स की एक पूरी फौज हो। क्या बात है, बिल्कुल संभव है। एक ऐसा निजी सिस्टम जो दिन रात आपके व्यक्तिगत काम, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके ईमेल्स, आपके शेड्यूल्स और आपके फाइनेंसेस को पूरी बुद्धिमानी से बैकग्राउंड में संभाल रहा हो, बिना थके, बिना रोके। जब वो डिजिटल सेल्फ ड्राइविंग कार आपके लिए खुद डेटा के रास्ते तलाश रही होगी, आपके बिहाफ पर फैसले ले रही होगी और नीरस कामों को निपटा रही होगी, तो इंसान क्या करेगा? यही सोचने वाली बात है कि तब हमारे लिए कामकाजी दिन या वर्क डे की हमारी पुरानी परिभाषा का क्या होगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जब 8 घंटे का काम ये सिस्टम्स 8 मिनट में कर देंगे, तो क्या इंसान अपनी रचनात्मकता के नए शिखर छुएगा या हम काम के मायने ही पूरी तरह बदल देंगे? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तकनीक के इस तेजी से बदलते परिदृश्य पर नजर बनाए रखिए और सोचते रहिए कि अगली कौन सी चीज ऑटोमेट होने वाली है।